चैप्टर का नाम है इंटरनेट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि इंटरनेट क्या होता है। तो वो आप लोग सुनिएगा। इंटरनेट कोई भी फिजिकल डिवाइस नहीं है, यानी कि आप भौतिक रूप से उसको देख नहीं सकते। आप उसको ऐसा नहीं देख सकते जैसे कि गूगल का एक आइकन दिखता है या गूगल का सर्च बार दिखता है। तो जो सर्च बार दिखता है वो सर्च इंजन होता है। हम गूगल को इंटरनेट नहीं बोलते। गूगल एक कंपनी है जिसने सर्च इंजन बना रखा है, और गूगल एक कंपनी है जिसने गूगल का एक ये क्रोम बना रखा है। तो इंटरनेट गूगल नहीं है। और ट्रिपल डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वो भी इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट एक तरीके से हम यूँ कहेंगे कि एक सर्विस है जो क्या कर रहा है। जैसे मैं आपको कॉल करता हूँ या मैं आपको मैसेज करता हूँ, तो हम हमारा एक नेटवर्क बनाते हैं। कैसे नेटवर्क बनाते हैं? हम हमारा नेट का रिचार्ज करा हुआ होता है, फिर रिचार्ज हो रखा है। अब अपन क्या करते हैं, कोई भी पीडीएफ या कोई भी कुछ अपन शेयर करते हैं, तो वो जो शेयर होने वाली फैसिलिटी है वो इंटरनेट ने हमें दी है। ठीक है ना। तो इंटरनेट सिर्फ एक सर्विस है जो अपनों को कनेक्ट करवाने का काम कर रहा है, और जो कनेक्शन बना है ना वो एक नेटवर्क, वो उसको अपन एक नेटवर्क कहते हैं। तो आप मोटा मोटा इतना ध्यान में रखो कि इंटरनेट एक सर्विस ठीक है ना। अब इंटरनेट के आगे क्या दे रखा है कि इंटरनेट कैसे स्टार्ट होता है, और इंटरनेट अगर आपको स्टार्ट करना है अपने घर में तो क्या क्या हमें चाहिए। तो देखो क्या लिखा है। एक बार जब आप अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लिया है तो आप इंटरनेट एक्सेस पाना, ताकि आप ईमेल भेज सकेंगे, ईमेल प्राप्त कर सकेंगे, वेब को ब्राउज कर सकेंगे, मूवी देख सकेंगे। इससे पहले कि आप इंटरनेट एक्सेस करें, आप इंटरनेट के कनेक्शन ले लें। तो इंटरनेट का जो कनेक्शन लेना होता है ना उसको बोलते हैं आईएसपी। ये लिखा हुआ देखो, आईएसपी। इंटरनेट का कनेक्शन लेना क्या कहलाता है? आईएसपी। और आईएसपी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अंडरलाइन आप कर लीजिएगा चैप्टर के अंदर। ठीक है। अब आपके अगर फ़ोन के अंदर जो भी आपकी सिम चल रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी क्या कहलाया फिर? आपका आईएसपी। समझ में आ गया? जिस कंपनी की सिम आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके लिए इंटरनेट प्रोवाइडर वही है, तो वो कंपनी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा। और अगर हम इसको ऐसे समझे, जैसे कहीं घरों में हम लोगों ने वाईफाई लगवा रखा है, घरों में हम लोग वाईफाई लगवाते हैं ना, या घरों में हम लोगों ने केबल से भी इंटरनेट आता है। अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसों के अंदर केबलों से नेट आता है, वायरिंग करवाई जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा सेफ रहता है। और हम लोग वाईफाई का यूज़ करते हैं। हम लोगों को क्या करना होता है, हमारा फ़ोन का वाईफाई ऑन करते हैं और वो कनेक्ट कर लेते हैं पासवर्ड डाल करके, हम लोग वो यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेफ़ है वो वायर वाला होता है, और हम इस्तेमाल करते हैं विदाउट वायर वाला। ठीक है ना, वायरलेस। तो इंटरनेट एक सर्विस है, उसको लेने के लिए हम कनेक्शन लेते हैं। वो कनेक्शन आईएसपी होता है, जिसका मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। और जो भी आप जिस कंपनी का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपकी आईएसपी कहलाएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी आईएसपी हो गई। उसके बाद में आपको समझना है मॉडेम क्या होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडेम। ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है आईएसपी की और डिटेल भी। इंटरनेट सेवा प्रदाता कहलाता है और ये वो सब। ठीक है ना। एक यहाँ पर इंटरनेट के लिए एक फेमस वर्ड मिलेगा तुम्हें, सूचना का सुपर हाईवे किसको बोलते हैं? सूचना का सुपर हाईवे किसको बोलते हैं? तो इंटरनेट को ही सूचना का सुपर हाईवे बोलते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। कहीं पर भी डबल कोट बना करके एक वर्ड आ जाए कि इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे किसको बोला गया है। ऑप्शन में इंटरनेट आ गया होगा, ऑप्शन में आईएसपी आ रहा होगा, ऑप्शन में ट्रिपल डब्ल्यू आ रहा होगा और गूगल आ रहा होगा, तो आपको उसमें इंटरनेट चुनना है। फिर मैंने जैसे कि आईएसपी की बात करी, तो आईएसपी क्या होती है? सेवा प्रदाता होती है ना। आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली जो होती है वो आईएसपी होती है। ठीक है। फिर नीचे आ रहा है मॉडेम। अब मॉडेम के बारे में आपको ये जानना है। मॉडेम एक टाइप का हार्डवेयर डिवाइस होता है। समझ में आया? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या मतलब होता है इसका? काम ये होता है कि जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, यानी कि जब आप यूट्यूब चला रहे हो, किसी को मेल कर रहे हो, तो जब आप यूट्यूब और मेल चलाते हो तो उसमें क्या होता है, आप यूट्यूब के ऐप पे जाके या मेल वाली वेबसाइट पे जाके आप क्या करते हो, अपनी मेल आईडी लॉगिन करते हो, या यूट्यूब पे आपको जो सर्च करना होता है वो आप लिखते हो। लिखने के बाद में क्या होता है, हम एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपने जो एक्टिविटी करी ना, इसको बोलेंगे हम लोग रिक्वेस्ट करना। हम गूगल पे या यूट्यूब पे या मेल पे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम क्या कहलाए वहाँ पे? क्लाइंट। क्लाइंट ही रिक्वेस्ट करता है।
फिर ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास में। सर्वर कहाँ है? www जो है, सर्वर के पास में आपकी रिक्वेस्ट जाती है। और ये रिक्वेस्ट किससे फुलफिल हुई है? इंटरनेट की वजह से। पहले हमारे पास में इंटरनेट चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, तभी हम लोग रिक्वेस्ट कर पाते हैं। फिर www के पास में क्या होता है? सारा के सारा स्टोर रूम वहाँ पे है, एक तरीके का भंडार रूम जो है वो www है। वहाँ पे जो भी आपने रिक्वेस्ट करी वो आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है और वो आपको मिलती है। तो आपकी रिक्वेस्ट जाने से लेकर के आपकी रिक्वेस्ट वापस आने तक इस बीच काम करता है आपका ये मॉडेम। समझ में आया? तो मॉडेम का जो काम है वो ये है, यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सिग्नल क्या होते हैं, सही है? तो अगर आपने डायग्रामेटिकली समझा हो सिग्नलों को तो मैं आपको समझाता हूँ। सिग्नल कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, साइंस वगैरह में आपने पढ़े हो, मैं दिखाता हूँ आपको सिग्नल क्या होता है। जैसे एक ये लाइन खींची मैंने, एक यहाँ पे ऐसी लाइन खींची, एक और यहाँ पे ऐसी लाइन खींची, और एक और लाइन यहाँ पे ऐसे खींची। फिर मैंने ये पेंसिल ली और पेंसिल को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ये जो सिग्नल बनाया ना मैंने, जो क्रॉस में है, स्क्वायर टाइप बना रहा है, ये आपका डिजिटल सिग्नल है। और एनालॉग सिग्नल आपका ऐसा होता है, ठीक है? इसमें साइकिल चलती है और इसमें साइकिल नहीं चलती है। जैसे हमारी जो घड़ी है कांटे वाली, ये हमारी एनालॉग वॉच है। और डिजिटल वॉच ऐसी होती है, ये देखो टाइम दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें 3:15 दिख रही साफ साफ, लेकिन उसमें हमें 3:15 एग्जैक्ट सेकंड का कांटा भी चल रहा है बिहाइंड में, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चलती, जबकि डिजिटल में एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है। तो मैंने आपको क्या कहा, जब आपने यूट्यूब के लिए कोई भी रिक्वेस्ट करी तो वो आपका जो सिग्नल था वो क्या था? आपने टाइप किया है वहाँ पे, आप डिजिटल हो। जब आपने जैसे ही टाइप किया तो वो कहाँ गया? सर्वर के पास, तो वो एनालॉग होकर के गया। फिर वहाँ से वापस से रिक्वेस्ट एनालॉग से आई, फिर आपको डिजिटल होकर के दिखी। तो ये एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग होने की जो प्रवृत्ति है वो मॉडेम की वजह से पॉसिबल होती है। तो हमें मॉडेम का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया मॉडेम क्या होता है। मॉडेम में दो बातें ध्यान रखना, पहला तो इसका फुल फॉर्म, दूसरा इसका काम। इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एमओ को MODEM के टुकड़े करो। MO मतलब मॉड्यूलेटर, DEM मतलब डीमॉड्यूलेटर। फिर यह एक डिवाइस होता है जो सिग्नलों को बदलता है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, वाइस वर्सा। अब ये लगता कहाँ पे, क्या लिखा हो देखो, मॉडेम एक डिवाइस है जो डेटा संचारित करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन या केबल लाइन पर संचारित किया जा सकता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइन में इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में संचारित की जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, मॉडेम यही काम करता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में और एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम करता है। अब ये तो बात हुई हमारे इंटरनेट चलाने की, ऐसे कैसे टेलीफोन लाइनें भी होती है। टेलीफोन लाइनें जो होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे मोबाइल की मैं बात करूँ तो मोबाइल पे अपन हाय हेलो फ़ोन करके बोलते हैं। तो जब आप हाय हेलो करते हो तो हमारी जो वॉइस है वो एक फ़ोन से निकल के दूसरे फ़ोन पे जाती है। तो जब उसके फ़ोन में वो मेरी वॉइस है वो कौन सी फॉर्म है? डिजिटल फॉर्म है। और जो गई कैसे है, तरंगों की फॉर्म में गई ना, तो वो एनालॉग फॉर्म थी। तो उसके पीछे भी यही मॉडेम होता है, यही वो हमारी वॉइस को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलता है। हमें जो वॉइस समझ में आती है, वो जो बोली जा रही है ना, वो समझ में आती है और जाती है फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी बनती है। हम रिकॉर्डिंग करके देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी, कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी को समझता है, हमको जो वॉइस आती है वो समझ में आती है। तो मॉडेम का ये काम आप समझ लेना। अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि ये मॉडेम होता कहाँ है? तो एक मॉडेम आप ऐसा देखोगे, एक मॉडेम आप ऐसा देखोगे, एक मॉडेम आप ऐसा देखोगे। ये मॉडेम टावर पे भी लगते हैं, ये मॉडेम कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं, ये मॉडेम मोबाइल के अंदर भी होते हैं, ठीक है? मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर इस टाइप से सोल्ड करे होते हैं। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है, ये बाहर ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है? टेलीफोन लाइनों वगैरह में आपने देखना, तो इसके बारे में इतना पढ़ना था हमें। ये भी एक मॉडेम है, ठीक है? चलो, ये मॉडेम का काम खत्म हो गया। अब इसके दो क्वेश्चन बना रखे नीचे, मॉडेम का पूरा नाम और ISP क्या है।
तो मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हम लिखेंगे, और आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और ये एक सेवा प्रदाता होता है जिससे हमारे को इंटरनेट एक्सेस किया जाता है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमारे पास में आता है अब इंटरनेट कितने प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को जो इंटरनेट कनेक्शन पता है वो कितने पता है, बताओ आप लोगों को कितने इंटरनेट के कनेक्शन पता है? अगर आपके घर में और फ़ोन से अपन बात करें तो आप इंटरनेट कितने तरीक़ों से चला पा रहे हो अब तक? एक तो वाईफाई, दूसरा हॉटस्पॉट, और वो हॉटस्पॉट की बात करें तो वो मोबाइल से डाटा आ रहा है वहाँ पे, तो हॉटस्पॉट तो मत बोलो, एक तो हमारा खुद का डाटा और एक हमारा वाईफाई। हम जो है वो दो तरीके जानते हैं, यानी अगर मैंने रिचार्ज करा रखा है तो मैं मेरे फ़ोन का डाटा यूज़ करूँगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर मैं कहीं पे जाता हूँ रेस्टोरेंट में या किसी कॉलेज स्कूल में, तो वहाँ का वाईफाई लगा होता है या हमारे घर में वाईफाई लगा होता है, तो हम उसको कनेक्ट करके भी यूज़ करते हैं। तो हमको दो कनेक्शन पता है, लेकिन देखो कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो हमें देखने हैं। यहाँ पे ये दे रखा है, एक तो डायल अप कनेक्शन होता है, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रखा है, एक वाईफाई कनेक्शन जो अभी अपन ने बात की वो है, एक DSL भी होता है, एक केबल भी होता है, एक सैटेलाइट भी होता है, एक मोबाइल वाला ये आ गया। तो टोटल यहाँ पे 4 5 ये 5 7 तरीके के हैं। तो हमको दो पता थे, हमें 5 और जानने हैं। हम 5 और के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, तो पढ़ते हैं, चलो देखते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे कैसे आती है। इसको अपन इस तरीके से समझते हैं, अगर हमको घर में लाइट लेनी है तो हम लाइट कैसे कैसे ले सकते हैं? या तो पावर हाउस से लेंगे, या सोलर लगाएंगे, आजकल सोलर का सिस्टम आ चुका है, या इन्वर्टर लगाएंगे, लेकिन इन्वर्टर में भी लाइट चाहिए क्योंकि चार्जिंग कहाँ से होगा वो। ठीक है, तो इन्वर्टर भी अपन थर्ड पॉइंट ले लेते चलो। और चौथा, जनरेटर भी ले सकते हैं अपन, जनरेटर जो डीजल पेट्रोल से चलता है वो भी अपन ले सकते हैं। तो 4 तरीके, और सोलर आ गया, पावर हाउस वाला आ गया, और जनरेटर आ गया, इन्वर्टर आ गया। तो हमें अगर मान लो कोई बोलता है कि लाइट कैसे कैसे आ सकती है, तो हमने 4 तरीके बताए। अब हम यहाँ पे ये बात करें कि इंटरनेट कैसे कैसे आ सकता है, तो इंटरनेट के मैं आपको 7 तरीके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला तरीका आता है डायल अप कनेक्शन। अब डायल अप कनेक्शन क्या होता है, पढ़ना समझना। डायल अप आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है, आजकल अप्रचलित है, ये अब नहीं चलता है। ये कैसे चलता है पता है तुमको? पता हो तो पहले अपने घर में जिस किसी के लैंडलाइन फ़ोन होता था, उस लैंडलाइन फ़ोन से नेट आता था पहले। तो ये अप्रचलित एक फ़ोन कॉल की तरह एक डायल अप मॉडेम एक नंबर डायल करके इंटरनेट से जुड़ जाता था, और आप वेब सर्फिंग ख़त्म कर चुके होते थे तो डिसकनेक्ट होता था, तो एक नंबर होता था और मतलब उससे चलता था, तो वो डायल अप कनेक्शन है। ठीक है, पहले ऐसा चला करता था, अब इतना अप्रचलित नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है ब्रॉडबैंड। सेकंड तरीका है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में क्या होता है, यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है, आईएसपी के रूप में कार्य करता है। उपलब्ध सबसे तेज विकल्पों में से एक ब्रॉडबैंड बड़ी मात्रा में सूचना भेजने के लिए कई डेटा चैनल का उपयोग करके ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए शॉर्ट फॉर्म है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट स्पीड उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर में वॉइस कॉल और उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग सहित प्रौद्योगिकियों का लाभ देता है। उपलब्ध ब्रॉडबैंड के प्रमुख प्रकार में DSL, केबल, सैटेलाइट और मोबाइल ब्रॉडबैंड शामिल है। ब्रॉडबैंड की अगर मैं बात करूँ तो ये केबल वाला बता रहा है ये, यानी अपन जो अभी इस्तेमाल करते हैं वो प्रीपेड होता है, अपन पहले रिचार्ज करते हैं फिर बात करते हैं। और ब्रॉडबैंड एक टाइप का पोस्ट पेड होता है, इसके बिल आते हैं। जैसे हम लाइट कैसे इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट पेड, पहले हम लाइट इस्तेमाल करते हैं फिर बिल भरते हैं। और रिचार्ज कैसा इस्तेमाल करते हैं अपन, प्रीपेड, पहले अपन पे करते हैं फिर यूज़ होता है। तो ये ब्रॉडबैंड क्या हुआ, पोस्ट पेड। आप इस्तेमाल कर लो, आपके घर पे बिल आएगा और आपने जितना यूज़ किया है वो अपन को बिल पेड करना है। गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में इसी का इस्तेमाल होता है, इनके बिल आते हैं। सिम भी तुम्हें पता है प्रीपेड पोस्ट पेड होती है ना, वैसे ये पोस्ट पेड है ना, जो केबल टीवी से चले, मतलब उससे केबलों से चलेगा। तो ये हो गए 2 तरीके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वाईफाई। वाईफाई में हमें इसकी फुल फॉर्म अंडरलाइन करनी है, वायरलेस फिडिलिटी, जो आमतौर पे एग्जाम में पूछी जाती है। और इसी के आगे VLAN लिख रखा है, जिसका मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, आपके अपने कैंपस के अंदर आपको एक राउटर लगवा दिया जाता है और केबल खंभों से खींच करके वो वाईफाई क्या करता है, वायरलेस इंटरनेट सप्लाई करता है पूरे कैंपस में या पूरी बिल्डिंग में। जैसे हमारा 4-5 माले का घर है, तो हमने क्या करा, मिडिल सेक्शन में वाईफाई लगवा दिया, तो नीचे के घर में भी उसकी एक्सेस मिल रही होगी और ऊपर के घर में भी उसकी एक्सेस मिल रही होगी, जो कि बिना केबल के होता है। ये भी कैसे होता है, इसके भी हम लोग प्लान, अलग अलग प्लान वाला आता है, प्लान लेकर के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो वाईफाई आपको पता ही है कैसे इस्तेमाल होता है, ये बिना वायर के होता है। इसमें आपको जैसे ही आप स्कैन करते हो अपने फ़ोन से या कंप्यूटर से लैपटॉप से, तो स्कैन करके उसका नाम आता है, आईडी पासवर्ड डालते ही लॉगिन हो जाता है और वो फिर चलने लगता है। ठीक है, ये भी एक टाइप का रिचार्ज करा करके चलाना पड़ता है ना। तो वाईफाई ये है। फिर आता है हमारे पास में DSL। DSL की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करता है। क्या लिखा है, यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करता है, इसे डायलअप से अधिक तेज बनाता है। जो पहले डायलअप पड़ा था ना, वो थोड़ा धीमी गति का था, और ये जो है DSL, ये ब्रॉडबैंड का ये एक पार्ट है जो थोड़ा फास्ट होता है। और ये भी फ़ोन लाइन के माध्यम से आता है, मतलब टेलीफोन, गवर्नमेंट ऑफिस में तो अभी भी लैंडलाइन फ़ोन लगते हैं, तो वहाँ पे ये अभी मिल रहा है। तो वो डायलअप का अपडेटेड कह लो आप, ये DSL हो गया है वो। ठीक है, तो DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह काम करता है, और ये थोड़ा सा फास्ट चलता है डायलअप के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास में केबल टीवी। अब जो केबल है ना, केबल, ये अभी अपन GTPL कनेक्शन ले रखा है ना अपने घर पे, सेट टॉप बॉक्स जो ले रखा है, उसमें इंटरनेट भी मिलता है हम लोगों को। तो ये केबल वो वाला है। देखो, केबल सर्विस केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। यद्यपि इस सर्विस का लाभ लेने के लिए केबल टीवी होने की ज़रूरत नहीं है। यह ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है। यह डायलअप और DSL दोनों की तुलना में तेज होता है। हालांकि उन्हीं स्थान पर उपलब्ध हो सकता है केबल टीवी होता है, जहाँ केबल टीवी होता है, जहाँ पर अपनी केबल टीवी है ना, उस केबल टीवी का रिप्लेसमेंट करवा रहा है ये। और रिप्लेसमेंट करवाने के बाद में केबल से हमारे क्या चलेगा, नेट चलेगा। तो इसने क्या बोला, डायल अप और DSL दोनों की तुलना में तेज है ये, उन दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, और जो केबल टीवी वाले हम लोगों के लगवाते हैं, तो ये केबल वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सैटेलाइट, उपग्रह। जो सैटेलाइट होता है वो कैसे होता है, अभी जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब सैटेलाइट ही होता है ना। जैसे ई सिम आती है ना, ई सिम वाला जो काम होता है वो सैटेलाइट वाला होता है। यह कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है, लेकिन केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं है। यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप यह लगभग दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कनेक्शन मौसम की वजह से प्रभावित हो सकता है। एक उपग्रह कनेक्शन थोड़ी देर से डेटा संचार करता है, इसलिए उपग्रह कनेक्शन उन्हें लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है जो रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे गेमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब, लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है, मैच ब्रॉडकास्ट कैसे होता है, सैटेलाइट से तो होता है मैच ब्रॉडकास्ट, है ना। यहाँ से जैसे कि मान लो मैच चल रहा है, तो वहाँ पर ना आसपास में गाड़ी घूमती है जो मैच को सैटेलाइट करके आसमान में भेज रही है, और वहाँ से फिर सैटेलाइट जहाँ पर छतरियाँ लगी होती है ना, वो कैच करते हो फिर हमारे घरों में आती है। हम लोग पता है ना, वो वोडाफोन एयरटेल वगैरह की छतरियाँ लगवाते हैं, तो वो क्या होता है, वो सैटेलाइट से कैच करने के लिए होता है, वो उसी से अपने को फिर घर पे लाइव चीज़ें दिखती है। तो ये वो है सैटेलाइट वाला। और मोबाइल वाला अपन जो सिम वाला करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के माध्यम से मोबाइल ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। तो जो सिम वाला होता है वो, इसमें से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वो मैं तुम्हें बता दूँ। एक तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तुम्हारा ये वाईफाई, और एक पूछा जाएगा DSL की फुल फॉर्म, बस। बाकी ये नॉलेज लेने के लिए था। फिर आता है 3G और 4G। अब 3G और 4G का मतलब हम सबको पता चल चुका है कि भाई जी का मतलब यहाँ पे जनरेशन से। तो अब 3G हो, 4G हो, 5G हो, 6G हो, जी का मतलब जनरेशन है। बस एक की कमी को पूरा करने के लिए दूसरी आती है। जैसे पहले इंटरनेट थोड़ा स्लो चलता था तो हम लोग 3G बोलते थे, फिर जैसे जैसे 4G आ जाता है तो अपन 4G लेते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है, फिर 5G आ जाता है। अभी क्या चल रहा है, 5G चल रहा है। अब थोड़े दिनों बाद में 6G भी आ जाएगा। तो ये क्या होता है, एक स्पीड होती है kbps और mbps, पर सेकंड में हमारा डेटा कितना एक्सेस कर पा रहा है, वो पर सेकंड में है ना, किलोबाइट कर पा रहा है या मेगाबाइट कर पा रहा है। तो 3G 4G की फुल फॉर्म पूछते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में अगला टॉपिक, इंट्रानेट। अब हमने जो वर्ड सुना है वो इंटरनेट सुना है, यहाँ पे लिख रखा है इंट्रानेट। तो हमारे को दोनों जानने हैं, इंट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। तो पहले मैं आपको इंट्रानेट बताता हूँ। जो भी निजी कंपनी होती है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट इंट्रानेट कहलाता है। ठीक है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है पब्लिक वाला, इसलिए अपन उसको इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करें तो जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपना प्राइवेट खुद का नेटवर्क ले रखा है, तो वो इंटरनेट की श्रेणी में आएगा। और हम जो है, हम पब्लिक है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी फेमस कंपनियां उसका इस्तेमाल कर रही है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, तो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इतना समझ लो, इंटरनेट प्राइवेट होता है, ये लिखा देखो, एक निजी नेटवर्क है, और जो इंटरनेट की मैंने बात करी वो पब्लिक होता है।
तो इसमें इंट्रानेट और इंटरनेट के बारे में खाली यही पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्ल्ड वाइड वेब और वेबसाइट क्या होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में, तो मैं अब ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे अभी अपन ने जो सुना था समझा था उसको मैं फिर से लिख करके बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा www। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना आप लोग। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हमेशा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब ये क्या होता है, तो ये एक स्टोर रूम होता है। ये स्टोर रूम होता है यानी आपकी इंस्टाग्राम जीमेल की आईडी से लेकर के यूट्यूब के हर एक वीडियो जो कहीं ना कहीं जा कर के स्टोर हो रखे हैं वो ट्रिपल डब्ल्यू पे ही है। मतलब www एक भंडार रूम है, वहीं पे जा कर के वो सारी चीज़ें पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि जब भी अपन कोई भी चीज़ें लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, पहले www लगाते हैं, फिर flipkart.com, amazon.in। तो ये www के पास में क्या होता है, सारा के सारा डाटा पड़ा होता है। और हम जब कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो ट्रिपल डब्ल्यू ही वो हमें देता है ला करके। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है ट्रिपल डब्ल्यू क्या है, तो आपको बोलना है यह एक सर्वर है, यह एक भंडार रूम है, यह एक स्टोर रूम है, जहाँ पे सारी पीडीएफ, सारे वीडियो, सारे ऑडियो, इमेजेस, सब कुछ यहीं पड़ा है। यानी यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, गूगल खुद है, ये सब कुछ इस ट्रिपल डब्ल्यू पे ही जा करके रखे हुए हैं। और हम जब क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये ट्रिपल डब्ल्यू ही हमारा मेन सर्वर होता है जो हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। तो यहाँ पे दो शब्द आए, एक तो सर्वर शब्द आया, सर्वर, और एक क्लाइंट शब्द आया। तो सर्वर को हम जस्ट लाइक अ शॉपकीपर समझे, शॉपकीपर दुकानदार, और क्लाइंट को हम जस्ट कस्टमर समझे, कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करता है दुकानदार से कि भैया एक चॉकलेट दे दो, एक बिस्किट दे दो। कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, उसको लाके देगा। इधर हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर के कोई भी गाना लिखते हैं, यूट्यूब पे जाकर के कोई भी पीडीएफ लिखते हैं। तो जब हम क्लाइंट है तो सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे सर्वर हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है, वैसे शॉपकीपर कस्टमर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो एस इक्वल्स टू सर्वर, एस इक्वल्स टू शॉपकीपर, सी इक्वल्स टू क्लाइंट, सी इक्वल्स टू कस्टमर। तो क्लाइंट कस्टमर की तरह है, सर्वर शॉपकीपर की तरह है जो हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। और हम इस सर्वर को किसको बोल रहे हैं, www को। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं। क्लियर हो गया ये पेज ही लोड नहीं हो रहा है। तो हमें पता चला ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में। अच्छा, अब ये जो ट्रिपल डब्ल्यू होता है, यहाँ पे जब भी आप कोई इंस्टाग्राम या जीमेल की आईडी बनाते हो, तो ये वहाँ पे स्टोर कैसी होती है, तो ये वहाँ पर एक एड्रेस पे स्टोर होती है। उस एड्रेस को यहाँ पे यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो हर एक चीज एक पते पे स्टोर होती है। उस पते को कंप्यूटर की लाइन में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, यूआरएल। हम भी हमारे पते पे स्टोर है, अपन खुद भी अपना एक घर का पता है ना। अगर अपने को कोई ढूंढने आएगा तो अपने पते पे ही आता है। तो आपकी जो इंस्टाग्राम फेसबुक की आईडी जो है, जब आप सर्च करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक पते पे जाके रखी हुई है, उस पते को यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में एड्रेस बोलते हैं और कंप्यूटर की भाषा में यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। ये पेपर में एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारे को ट्रिपल डब्ल्यू से सर्वर सीखने को मिला, सर्वर के बाद क्लाइंट सीखने को मिला, और फिर क्या सीखने को मिला, यूआरएल। ठीक है ना, हर एक चीज एक पते पे जाके स्टोर होगी। और ये यूआरएल दिखने में कैसा होता है, ये यूआरएल है। ये जो हमें समझ में नहीं आता ना, ये देखो स्लैश चैप्टर हिंदी RSCIT.PHP क्वेश्चन मार्क चैप्टर, ये एक पता है पूरा के पूरा, है ना। वो कंप्यूटर वाले जाने ये पते का मतलब क्या है, लेकिन हम जब हमें जो चाहिए ये अपने आप ही एक पता ऐसे बना करके हमें दिखाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल डब्ल्यू के बारे में। नेक्स्ट आता है वेबसाइट क्या होती है।
अब आप सभी को पता है वेबसाइट तो हम लोग जानते ही है। तो अगर कोई तुमसे पूछे वेबसाइट क्या होता है, इसका क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया था, यूआरएल का भी क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आया था। तो वेबसाइट का अगर पूछे तो हम यूँ बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेजों के समूह से जो चीज मिलकर के बनती है वो क्या बनती है। जैसे ये क्या है, एक पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, बहुत सारे पेज मिले तो क्या बन गई बुक। वैसे के वैसे एक पेज, दो पेज, तीन पेज, ऐसे 10-20 पेज मिल जाए तो एक वेबसाइट बन जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसा लिखूँ www.flipkart.com मैंने लिखा तो फ्लिपकार्ट तो वेबसाइट हो गई। अब इस फ्लिपकार्ट के एक पेज, जैसे मान लो कोई पेज है वहाँ पे मेंस वेयर का एक पेज है, कपड़े का कोई पेज है वहाँ पे, फ्लिपकार्ट पे अपन गए वहाँ पे कोई कपड़े वाले मेंस वेयर वाले ऑप्शन में गए तो मेंस वेयर वाला जो क्या कहलाएगा वहाँ पे पेज। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे गए, वहाँ पे अपने को कोई एसेसरीज खरीदनी है, कोई चार्जर खरीदना है, तो वो जो ऑप्शन होगा वो एसेसरीज वाला वो एक पेज होगा वहाँ पे। समझ गए ना। हम क्या करते हैं, वो ट्रिपल लाइनों पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे मेंस, गर्ल्स, चिल्ड्रन, एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं, तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुल के आता है। ऐसे ही किसी और पेज पे जाएंगे तो वो खुल के आएगा। तो वहाँ पे खूब सारे पेजेस से मिक्स होकर के क्या बना रहे, वेबसाइट। तो हमें वेब पेज क्लियर हो गया और वेबसाइट भी क्लियर हो गई। वेबसाइट is a group of web pages and web page is a single page of website. Collection of web pages is called website. Single page of website is called web page. वेब पेजों के समूह को वेबसाइट बोलते हैं। उस वेबसाइट में इकलौता सिंगल जो पेज है वो वेब पेज कहलाता है। और वेबसाइट का फर्स्ट पेज होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज वो क्या कहलाता है, होम पेज। हम होम पेज आते ही सबसे फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो होम पेज नया कुछ नहीं है, ये भी एक वेब पेज ही, लेकिन ये फर्स्ट पेज है। जब भी आप वेबसाइट को पहली बार खोलते हो तो हमेशा फर्स्ट पेज दिखाता है, तो उसका नाम रख रखा है होम पेज। जैसे हमारे घर में एक बालकनी होती है, हमारे घर की जो बालकनी है वो फ्रंट में रहती है ना। तो वो बालकनी क्या कहलाई, बालकनी है, तो वो भी पार्ट ही घर का ना। तो ये भी पार्ट ही है वेबसाइट का, लेकिन ये होम पेज कहला रहा है। तो होम पेज पूछे तो ध्यान रखना, वेब पेज पूछे तो ध्यान रखना, वेबसाइट पूछे तो ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूआरएल। मैं बता चुका हूँ यूआरएल के बारे में पहले ही, एक इसमें भी दे रखा है डेमो यूआरएल का नीचे, आप उस पर नज़र रख करके देख सकते हो। अब यूआरएल के बाद में जो यहाँ पे सीखने वाली बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। यूआरएल के बाद में आपको क्या सीखना है, देखो ये यूआरएल बना रखा है इन्होंने। देखो ये वेब पेजेस खोल रखे थे इधर, ये पूरा की पूरा यूआरएल है ना, ठीक है। अब यूआरएल के बाद में आता है हमारे पास यूआरएल के बाद आता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम आता है। यूआरएल के बाद आता है हमारे पास में डीएनएस। डीएनएस को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, यानी इसको और हिंदी में या और आसान बोले तो वेबसाइटों का नामकरण। वेबसाइटों का जो नामकरण होता है, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट नाम कैसे पड़ा, अमेज़ोन का अमेज़ोन नाम कैसे पड़ा, तो ये उनके ओनर पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं, अब वेबसाइट भी अपने जैसे इंसान ही बनाते हैं, तो जब वो वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट कहाँ पे बनती है, कंप्यूटर में। अब जब तक वो कंप्यूटर में है, वो कौन सी मशीन में, क्लाइंट मशीन में। अब क्लाइंट मशीन में बनते ही वो सर्वर पे तो आनी जाती है, तो उसको सर्वर पे लाना पड़ता है। जैसे आप लोगों का स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अकाउंट है, तो वो आपने अकाउंट बनाया तभी तो सर्वर पे गया ना। अगर आपका अकाउंट ही नहीं बनाया होगा तो आपकी आईडी थोड़ी वहाँ पे बनी हुई मिलेगी, तो बनानी पड़ती है। ऐसे कैसे जब हम हमारा वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उस वेबसाइट को बनाने के बाद में कहाँ पे रखना पड़ता है, सर्वर पे। तो हम ऐसा कहेंगे, वेबसाइट को सर्वर पे रखने की प्रोसेस को तो बोलते हैं होस्टिंग। क्या बोलते हैं, होस्टिंग। और उस होस्टिंग करने के दौरान हम हमारे वेबसाइट का एक नाम रखते हैं। सपोज एक वेबसाइट का नाम रखा हमने amazon.in, एक वेबसाइट का नाम रखा हमने facecomputerschool.in। तो अब ये जो नाम है ना, इस नाम को मुझे कौन सजेस्ट करवाएगा, सर्वर। तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब मुझे एक बात बताओ, सर्वर भी कौन सा सर्वर, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई कहाँ जाना क्या है। जैसे हम ऐसे बोले इसको
जैसे लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस का अपना एक नाम रखते हैं ना, तो हम भी क्या सोच रहे हैं कि भाई मैं मेरी एक वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं मेरी वेबसाइट का नाम रखूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें एक वेबसाइट बताता हूँ, godaddy.com। godaddy.com। जब आप godaddy.com की वेबसाइट पे जाओगे, मैं चला ही जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा godaddy.com। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ पे डोमेन नेम बिकते हैं। अब मान लो मेरे को मेरी वेबसाइट बनानी है, तो मैं ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, आप इस पे ध्यान लगाना, तभी आपको ये समझ में आएगा डीएनएस। नहीं तो तुम्हारे चैप्टर खत्म होने के बाद में तुम ये सोचोगे कि यार ये डीएनएस क्या था। देखो यहाँ क्या लिखा, टाइप द डोमेन। तो मैं मेरी वेबसाइट चाह रहा हूँ कि मेरी फेज कंप्यूटर के नाम से मेरे को ना वेबसाइट बनानी, तो मैंने लिखा फेज कंप्यूटर .in। ये मैं नामकरण कर रहा हूँ। अब ये नाम अवेलेबल होगा ना तो मुझे इसकी रेट देगा ये कि ये नाम मिल रहा है इतने का है। देखो सर्च किया मैंने डोमेन, ये सर्च करेगा, अगर अवेलेबल होगा तो मुझे इसकी रेट बताएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा ना तो ये बोलेगा ये तो नहीं है, कोई और ले लो। तो ये जो चीज करवाई जा रही है ना, इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ये सर्च कर लिया इसने और अब मुझे खोल के दिखाएगा ये। तो जैसे ये godaddy है, ऐसे और भी होगी वेबसाइट है। ये देखो ये नाम मिल रहा है, लेकिन ये ना पैसे देखो रुपए में नहीं है, दूसरी करेंसी में बता रहा है। तो मिल रहा है मुझे नाम, लेकिन ये इतने का है। तो फेज कंप्यूटर .in में ले सकता हूँ। इसके अलावा ये मुझे और भी सजेस्ट करा रहा है कि .com चाहिए तुम्हें तो इतने पैसे लगेंगे, .net चाहिए, .org चाहिए, .ai भी होता है। ये देखो ये नाम आ रहा है और रेट आ रही। फेज कंप्यूटर .com ले लो, फेज .computer ले लो, फेज कंप्यूटर .io ले लो, फेज कंप्यूटर .vip ले लो। तो यहाँ पे ये मुझे नाम सजेस्ट करवा रहा है। तो ये जो सजेस्ट कराने की प्रोसेस है, इसको हम डोमेन नेम सिस्टम बोलेंगे। अंडरस्टैंड? ये समझ में आया? अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो डोमेन नेम सिस्टम है ना, ये तो हमें समझ में आ गया। अब पेपर में क्या आएगा, इतना अंदर से नहीं आएगा। हमें एक डोमेन नेम का कंसेप्ट समझना था, वो समझ में आ गया। अब पेपर में आपसे ये पूछते हैं कि ये जो डोमेन नेम है ना, .com, .edu, इनकी फुल फॉर्म याद करनी है अपन को। तो .com का मतलब होता है कमर्शियल, .edu का मतलब होता है एजुकेशन, .gov का मतलब होता है गवर्नमेंट, .net का मतलब होता है नेटवर्क, और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये 5 यहाँ पे दे रखे हैं, इन नहीं दे रखा है, इनका मतलब इंडिया होता है। तो ये 5 से 6 के फुल फॉर्म पूछे तो तुम लोग समझ जाना कि क्या आएगी इसकी फुल फॉर्म। और एक डीएनएस की फुल फॉर्म पूछे तो डोमेन नेम सिस्टम, ये बताना है तुम्हारे को। क्लियर है? अब ये जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है, ये एक ऐसा पता बनाता है, अपना एक यूआरएल ऐसा बनाता है जो ह्यूमन को समझ में आने वाला हो, इंसानों को समझ में आए। ठीक है? इंटरनली कंप्यूटर की भी भाषा बनाता है ये अपने आप में, उसको आईपी बोलेंगे, एक आईपी बनाता है ये क्वेश्चन इतना घुमा के दिया था इस बार के पेपर में आया था। तो जिसको ये डोमेन पता था ना, उसने उसको किया। ठीक है? तो अपने को समझ में क्या आता है, डोमेन। और डोमेन में भी क्या, ये .org, .edu ये। लेकिन इसके पीछे क्या होता है, एक आईपी बनता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का मतलब। और ये कहीं ना कहीं वापस से कहाँ होता है, सर्वर पे जाकर के रखा हुआ रहता है। तो उसकी एक एड्रेस बन जाता है, क्योंकि आप जब ढूंढोगे वेबसाइट तो पता तो चाहिए ना भाई। कोई पोस्टमैन डाकिया अपने यहाँ पे आता है, क्या पते लेके तो आता है, चिट्ठी होती है उसके हाथ में, लेटर होता है, उस पर पता देखता हुआ आता है अपने पास में। तो जब हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे, अपनी वेबसाइट ऊपर रख रहे हैं, अपन सर्वर पे रख रहे हैं, तो उसका पता क्या कहलाएगा, तो उस पते का एक एड्रेस होता है ना, उसको आईपी बोलते हैं। तो ये पढ़ना तुम नीचे लिख रखा है इसको डिटेल में। तो यहाँ तक हमारा ये डीएनएस का काम खत्म हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वेब ब्राउजर। अब जो मैंने पाया है ना, उसके हिसाब से मैं तुम्हें समझाऊं तो कई बच्चों को वेब ब्राउजर नहीं मालूम है, कई बच्चों को वेब सर्च इंजन नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो वेब ब्राउजर समझ लो। आपको पढ़ाया होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप पढ़ाए होंगे ना आपको, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के हिसाब से चलते हैं, जैसे व्हाट्सएप, गूगल पे, फ़ोन पे, गूगल क्रोम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ब्राउज़रों की एक लिस्ट बना रहा हूँ अलग से। कहलाएंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वेब इंटरनेट चलाने के काम में आ रहे हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये यूँ बोल रहा है कि वेब ब्राउजर बताओ कौन कौन से होते हैं। वेब का मतलब इंटरनेट है, ब्राउज का मतलब सर्च करने से है। पता है अपन लोग गैलरी में जाते हैं तो ब्राउज का ऑप्शन आता है, अंदर ले जाता है,
तुम लोग भी MS वर्ड में भी कई बार ब्राउज का ऑप्शन, ब्राउज का मतलब है अंदर लेके जाना, तो ब्राउजर यहाँ पे ब्राउज से ब्राउजर वर्ड बना है। अब मैं गया ब्राउज करने के लिए, तो देखो मैं ये मिनिमाइज किया मैंने, ये रहा मेरा गूगल क्रोम, ये मेरा क्या कहलाएगा ब्राउज़र। एक ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी मेरा क्या है ब्राउज़र। तो ये दो ब्राउज़र तो मुझे यहीं मिल गए। तो इसको मैं यूँ समझा रहा हूँ तुम्हारे को कि जो इंटरनेट चलाने की ऐप होती है ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, वो ब्राउज़र भी कहलाएगी। तो 5 ब्राउज़र के फ़ोटो बने हुए हैं आपकी इस बुक में, देख लो। सबसे पहला वाला जो आइकन है बताओ किसका है, गूगल क्रोम का। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना गूगल क्रोम पूरा बोलेंगे आप लोग, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन भी होता है। यहाँ पे हम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं तो उसको गूगल क्रोम बोलेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, हम लोग मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गूगल सर्च इंजन के बारे में भी पूछ सकता है और गूगल क्रोम के बारे में भी पूछ सकता है। तो गूगल क्रोम बोलेंगे तो ब्राउज़र है, और सिर्फ गूगल है तो सर्च इंजन है। सिर्फ गूगल कैसा होता है, देखो ये रहा स्क्रीन पे, ये गूगल है, ये सर्च इंजन है। इसको www.google.com से खोलते हैं, तो ये तो क्या हुआ सर्च इंजन। अब ये सर्च इंजन किसके अंदर है, गूगल क्रोम के अंदर। तो गूगल क्रोम एक ऐप है, एक ब्राउज़र है जिसमें हम इंटरनेट चलाते हैं। नेक्स्ट आता है मोजिला। अगला आइकन किस चीज़ का है, मोजिला फायरफॉक्स। आप नाम लिख लेना पेंसिल से। फिर ओ जो बना हुआ है ना, वो ओपेरा मिनी का है। फिर उसके बाद में वो घड़ी वाला जो दिख रहा है ना, वो सफारी का है, जो iOS और मैक के अंदर होता है। आईफोन होते हैं ना, आईफोन के अंदर गूगल क्रोम भी अब चलता है, पहले नहीं चलता था। तो पहले ये वाला ब्राउज़र आता था उसके अंदर। फोर्थ वाला जो है वो कौन सा है, सफारी। और लास्ट में जो है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। जो ई है वो किसने बनाया है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये जो ई बनाया है इसका नाम रखा था इंटरनेट एक्सप्लोरर। 2020 के बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको हटा दिया है। आज क्या चल रहा है, 2025, तो 26 लग गया, 2 दिन हो गए 26 लगे। तो अब तुम जब कंप्यूटर चलाओगे तो तुम्हें नहीं दिखेगा ये, देखो ये अपना कंप्यूटर, इसमें कहीं पे भी ये नहीं दिखता है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया मालूम है, अब इसकी जगह पे ये देखो नीचे एज। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने रिप्लेस किया, तो क्या बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट एज ने। या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, और सन लिखा है वहाँ पे। जैसे विंडो 11 की बात करेगा तो एज का ध्यान रखना, एज नाम है ना। जो पहले एक्सप्लोरर था वो अब एज बन चुका है, ये 2020 के बाद से हुआ है। उससे पहले क्या चलता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही चलता था। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा खत्म हुआ, ब्राउजर वाला। अब ये 5 ब्राउजर है ना, मैं 4-5 ब्राउजर के नाम और बता रहा हूँ। एक आता है आपका ब्रेव। क्या आता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्राउजर लिस्ट। तो अगर वहाँ पर है ना पेपर में तुमको और भी नाम सुनने को दिखे ना, ब्राउजर, ब्राउजर लिस्ट, तो सिर्फ 5 नहीं होते और भी होते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो गूगल क्रोम आया, सफारी आया, मोजिला फायर, माइक्रोसॉफ्ट एज आया, ओपेरा आया। उसके बाद देखो ये ब्रेव लिखा हुआ, उसके बाद में लिखा है विवाल्डी, ये विवाल्डी भी होता है। उसके बाद में यूसी भी तो होता है। यूसी पहले अपने लोग फ़ोन में चलाते थे, यूसी ब्राउज़र, कीपैड फ़ोन में यूसी ब्राउज़र पहले चलाते थे अपन लोग, ठीक है। और ब्लिंक भी है, तो ये इतने फेमस नहीं है, लेकिन देखो विवाल्डी, ब्रेव, ओपेरा, सैमसंग वाले का भी है, सफारी हो गया है, क्रोम, एज, ओपेरा। ये रहा एक और यांडेक्स भी है, डक डक गो ब्राउज़र, टॉर ब्राउज़र, ये सब ब्राउज़र है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर फेमस गूगल क्रोम है, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ओपेरा है ना, ये फेमस ज़्यादा है। तो ये था हमारा ब्राउज़र। उसके बाद में आपको नेक्स्ट दे रखा है HTTP के बारे में, HTTP और HTTPS। एक तो HTTP दे रखा है ऐसे, ठीक है, एक दे रखा है आपके HTTPS। अब हमें समझना है ये दोनों क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन दोनों की हेडिंग। ये क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ये क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को सिनोनियम शब्द होता है रूल्स। क्या कहलाएगा, रूल्स।
जैसे कि हम लोग सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क पे चलने का नियम क्या बोलता है, पैदल बाएं तरफ चलना चाहिए। तो लोग हमको यूँ बोलते हैं ना कि तुझे सड़क के नियम पता है क्या, या तुझे गाड़ी चलाने के रूल पता है क्या। हम उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि तुझे सड़क पे या गाड़ी चलाने के प्रोटोकॉल पता है क्या। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूल्स। अब ये जो प्रोटोकॉल है ना, यहाँ पे हमारे पास में ये दो प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट में नियम बनाते हैं। अगर मुझे पैदल चलना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि भाई पैदल चलने के क्या क्या नियम है। जेब्रा क्रॉसिंग पे मुझे रोड क्रॉस करना है, लेफ़्ट साइड चलना है, राइट साइड चलना है, ठीक है ना। स्कूल वगैरह है तो मुझे हॉर्न नहीं बजाना है। तो वो मैं जब पढ़ूंगा तो मैं सीखूंगा। अब HTTP और ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है। अब ये प्रोटोकॉल किसको पढ़ने होते हैं पता है, ये प्रोटोकॉल पढ़ने होते हैं जैसे तुमने देखा हो तो जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है ना, तो वो मूवी सबसे पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है। तो वो सेंसर बोर्ड वाले क्या करते हैं, उस मूवी को पूरा चेक करते हैं कि वो पब्लिक में दिखाने लायक है कि नहीं है, या उसमें कुछ ऐसी अफवाद या ऐसा कुछ तो नहीं है जो कि गलत हो। तो वो सब देखते हैं, फिर वो अप्रूव करते हैं ना। उसके बाद में वो पिक्चर क्या होती है, रिलीज़ होती है। वैसे के वैसे हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वो HTTP वाला अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये HTTP का काम क्या हो गया, प्रोटोकॉल है। ये वेरीफाई करेगा कि क्योंकि वेबसाइट भी तो गलत हो सकती है ना, तो वो कोई नुकसान देने वाली है या नहीं है, तो ये बताती है। तो एक तो ये काम हुआ, मैंने क्या बताया, ये इसमें खूब सारे प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं। अब इसकी हम पूरी डीप में पढ़ाई करेंगे ना तो हमें पता चलेगा। तो मोटे तौर पे मैंने इनको क्या बोला, आपको इनको प्रोटोकॉल बोलना है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं जो हमारी वेबसाइटों को वेरीफाई करवाते हैं कि ये सही है गलत है। पहला काम। दूसरा काम इसका ये होता है, जो डेटा पड़ा था ना वो कहाँ पड़ा था, www के पास। www के पास में जो डेटा पड़ा होता है ना, उस डेटा को लाने के लिए HTTP प्रोटोकॉल काम करता है एज अ ड्राइवर। जैसे हम लोग 40 जने बस में बैठे हैं, अब बस में बैठे ड्राइवर ही नहीं है तो बस चलेगी नहीं, चलेगी ना। उसको ड्राइव कौन करेगा, ड्राइवर। फिर वो ड्राइवर क्या करेगा, अपने को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएगा, फिर वहां पे पहुंचा दिया, अपना काम वाम हो गया, वापस से अपने घर लेके आएगा। बिना ड्राइवर के काम ही नहीं होता। तो ऐसे के ऐसे जब भी तुम कोई भी इंटरनेट चलाते हो, तो जब भी कुछ तुम सर्च करते हो ना, तो ये ड्राइवर होता है ज़्यादा www के पास, वहां पर पड़ा था डाटा, उसको लेकर के आके तुम्हें क्लाइंट सिस्टम पे दिखाता है। तो हम इसको यूँ बोलेंगे कि हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है, ये वेब पेज को लोड करके ला के देता है क्लाइंट सिस्टम। क्लाइंट का जो सिस्टम होता है ना, उस पर सर्वर से वेब पेज को ला के देता है। ये हर चीज़ वेब पेज कहलाती है। ये मैंने अभी ये खोला ना, ये भी एक वेब पेज ही है। तो मैंने भी क्या लिखा था, ब्राउजर लिस्ट। ये पड़ा कहाँ था, सारा का सारा स्टोर सर्वर पे। तो देखो आगे ना www क्या कर रहा है, इसने ला करके दिया मुझे, है ना। तो ये मेन ड्राइवर है जो मुझे वेब पेज को लोड करके ला के दे रहा है। आगे समझ में। तो ये ध्यान रखना। अब एक तो सिंपल है और एक एस वाला है। तो अगर केस स्टडी वाला क्वेश्चन बनता है तो हम समझ जाएंगे कि HTTP प्रोटोकॉल का काम होता है सर्वर से वेब पेज को क्लाइंट सिस्टम पे ला के देना, हम समझ जाएंगे। अब बाहरी तौर पे सवाल बनाए ना, तो उसका ये बनेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दूसरी की भी फुल फॉर्म यही है, बस यहाँ पे एस जो लग गया ना, उस एस का मतलब सिक्योर है, ठीक है। तो अब ये HTTP और HTTPS भी दो टाइप के चल रहे हैं। यानी एक पहले आया होगा, उसके बाद में फ्रॉड होने लग गए, तो फिर ये थोड़ा सिक्योर वाला बनाया। तो ये क्या करता है, सिक्योर वाले में ये होता है कि भाई अगर आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे flipkart.com है, amazon.in है, वहाँ पे आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डालते हो, वो भी तो सर्वर पे जाती है। भाई अगर मैंने कोई चीज़ पसंद की है ऑनलाइन और मैं उसको ख़रीदना चाह रहा हूँ, और मैं उसको पेमेंट कार्ड से कर रहा हूँ या गूगल पे फ़ोन पे से कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी डिटेल डालनी पड़ेगी, UPI ID डालनी पड़ेगी, या मेरे ATM डेबिट कार्ड का वो 16-15 डिजिट का जो नंबर होता है वो डालना पड़ेगा, फिर CVV पिन डालना पड़ेगा, फिर उसकी एंड ऑफ द ईयर जो होती है डेट डालनी पड़ेगी। तो ये हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही है ना। तो ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जब अपन डालते हैं तो उसके लीक होने के चांसेस रहते हैं कि उससे हमारे को कोई फ्रॉड कर सकता है। तो ऐसा बताया जाता है कि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऐसी वेबसाइट पर डालें जो सिक्योर हो, अनसिक्योर पर ना डालें। अनसिक्योर पर डालोगे तो कोई ना कोई हैकर या कोई ना कोई ऐसा फ्रॉडर जो आपसे फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ऐसा बताते हैं कि आप कभी भी किसी वेबसाइट को जाए ना,
तो वैसे तो गूगल बहुत सेफ है, आपको वार्निंग देता है, ऊपर है ना देखना एक वार्निंग का आइकन बन जाता है, ट्रायंगल बना हुआ दिखाता है ऑरेंज कलर का, पीले टाइप ऑरेंज कलर का। तो उससे ये पता चलता है कि ये वेबसाइट हानिकारक है, आप इसको मत खोल के रखो, क्योंकि आपने खोली है ना, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस उसके पास जा चुका है, तो गलती से चले गए तो जल्दी से बंद कर देने की। और अगर वहाँ पे जाने के बाद में भी तुम वहाँ पे रुक रहे हो, कर रहे हो और अपनी चीज़ें मंगा रहे हो, कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, कई बार आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे ऐसे फर्जी लिंक या फर्जी ऐड व्हाट्सअप पे आती है तो अपन उसको खोलते हैं। तो पहली बात तो वो HTTPS वाला नहीं होगा अगर फर्जी है तो, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि HTTP में हमारे को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। अमेजन फ्लिपकार्ट बहुत सेफ़ है, आप उसके URL पे देखोगे ना तो आपको HTTPS मिलेगा। देखो मैंने यहाँ लिखा flipkart.com, फ्लिपकार्ट मैंने लिखा और फ्लिपकार्ट को खोला, देखो ये एस लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इस वेबसाइट से आप कुछ भी खरीदारी करोगे ना तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। लेकिन मैं एक दो वेबसाइट बताऊँ जो कि है ना इतनी फेमस नहीं है, वहाँ पे हमारे साथ में नुकसान हो सकता है। जैसे ये यपमी है, देखो इसमें एस नहीं है, तो अब इसमें जब खोलोगे ना तो इसमें भी कपड़े वपड़े मिलते हैं। मैंने लिंक खोला, देखो ये पहले तो देखो ये मना कर रहा है, ब्राउज़र मना कर रहा है, अब खोल दे वे तो हमारे को वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। तो इसीलिए अनसेफ होता है HTTP और सेफ होता है HTTPS, ये ध्यान रखना। फिर आता है हमारे पास में, हाँ एक बात और ध्यान रखना, जब आप फ्लिपकार्ट खोला था ना मैंने, तो वहाँ पे एक ताले का निशान और बन जाता है। ताले का निशान मतलब एक यहाँ पे ना पेंडल, एक ताले का निशान बनता है जो कि बताता है कि ये भी लॉक है। ये देखो ये रहा, कनेक्शन सिक्योर है ना। तो कई बार आता है कि ताले का निशान और HTTPS क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि वेबसाइट सेफ है, ठीक है। ये हो गया इस चैप्टर में। फिर आता है हमारे पास में वेब को सर्च करना। अब वेब को सर्च करने से मतलब यही है कि कुछ भी आप सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, वो तो जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो उसको सर्च करना, वेब पे सर्च करना कहलाता है। अब यहाँ पे सर्च करने के लिए तीन बातें दे रखी है, एक तो दे रखी है वेब क्राउलिंग, एक दे रखा है इंडेक्सिंग, एक दे रखा है सर्चिंग। अब ये अलग अलग इंटरनेट की टर्म है, जो टर्म है ना, नाम क्या है, एक है क्राउलिंग जिसको वेब स्पाइडर भी बोलते हैं, एक है इंडेक्सिंग और एक है सर्चिंग। तो इन तीनों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, आप समझो, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, वेब क्राउलिंग क्या होती है। सबसे पहले तो देखो, यह एक इंटरनेट बॉट है जो वेब इंडेक्सिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को सुव्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। सर्च इंजन वेब क्राउलिंग या स्पाइडर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपनी वेब कंटेंट या दूसरी वेबसाइट के कंटेंट का अनुक्रम को अपडेट करने के लिए करते हैं। वेब क्राउलर विजिट किए गए सभी पृष्ठों की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है, जिसके डाउनलोड किए गए पेजों के बाद में सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जा सकता है। अब इसने ये वाली जो टेक्निकल भाषा बोली ना, इसको मैं आसान शब्दों में समझाऊं तुम्हारे को, तो कुछ ऐसा है, अगर तुम फ्लिपकार्ट पे किसी कपड़े की या जूते की खरीदारी करने गए और कार्ट में डालते हैं ना अपन, कार्ट में डाले बगैर या कार्ट में डाल दिया फिर खरीदा नहीं, अपन ने सोचा बाद में लेंगे, तो तुम देखना वही जो शूज़ या जो कपड़े तुमने पसंद किए थे ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें इंस्टाग्राम पे दिखेंगे या ट्रू कॉलर पे ऐड दिखेगी उसकी, या जो भी बाहर से या कोई मैसेज आएगा ना वहाँ पे कहीं ना कहीं वो दिखेगा। ये होता है वेब क्राउलिंग। वेब क्राउलिंग या स्पाइडर का मतलब है, अगर हमारे घर में एक जगह पे मकड़ी का जाला लग गया है तो अगर उसको नहीं छेड़ेंगे ना अपन, तो मकड़ी का जाड़ा बढ़ता चला जाएगा। सेम चीज़ इधर ही है, अगर आप किसी इंटरनेट पे कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो, तो ढूंढते आपने क्या करा, उसको पसंद किया, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट देखता है कि आप यहाँ आपका इंटरेस्ट है, तो आपको बार बार दिखाएगा कि पहले नहीं लिया, अब तो ले ले, पहले नहीं लिया अब तो ले ले। तो वो हमको इस तरीके से क्राउलिंग कर लेता है, वो क्या बोला, प्रतिलिपि बनाता है। ये आपने जहाँ पे वेबसाइट विजिट करी ना उसकी प्रतिलिपि बनाता है और वो आपको हर जगह दिखाता है, ऐसा होता है। तो ये वेब क्राउलिंग है। उसके बाद में दे रखा है इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है एड्रेस से, समझना इसको। इसका अर्थ वेब पेज पर पाए गए संबंधित कीवर्ड और परिभाषित हो सकने वाले टोकनों के डोमेन और HTML फील्ड से जोड़ना है। आपको पता है हैशटैग लगाते हैं ना अपन लोग, हैशटैग लगाते हैं ना, उस तरीके से ये बता रहा है। जैसे क्या होता है, जब कोई मान लो कोई चीज़ फेमस हो गई है, तो वो वर्ड है ना बहुत फेमस हो चुका है, अब उस वर्ड को आप हैशटैग लगा करके आप अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करोगे ना, तो जब भी कोई इंसान वो फेमस चीज़ ढूंढ रहा होगा ना, उसमें अपना नाम भी सजेस्ट करवाएगा। जैसे यूट्यूब में क्या करते हैं लोग, जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं ना, अब जैसे मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को स्टोर करूँगा यूट्यूब पे। अब मैं इसका हैशटैग किस नाम से बनाऊंगा पता है, RSCIT। RSCIT फेमस वर्ड है। अब मान लो
किसी को चैप्टर 4 नहीं पढ़ना है, किसी को RSCIT का कंटेंट चाहिए, तो जैसे यूट्यूब पे कोई RSCIT लिखेगा ना, मेरा ये वाला वीडियो उसको दिखेगा। तो ऐसे क्या हो जाती है, ये इंडेक्सिंग बनती है वहाँ पे। इंटरनेट पर कैसे चीज़ें ऊपर आती है वो करना इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो हीरो हीरोइन फेमस है तो हैशटैग हम उनके भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई उस हीरो को हीरोइन को ढूंढेगा ना तो अपना वीडियो भी दिखेगा उसको। तुम देखना, जैसे कोरोना वर्ड फेमस हुआ था तो कोरोना के सिम्टम्स कोई ढूंढता था कुछ ना, तो लोग कोरोना के हैशटैग बनाते थे। तो जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में आती है ना, अभी एक वो गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है तो लोग उसकी म्यूजिक को हैशटैग बना, उसका जो मूवी का नाम है ना या गाने का जो टाइटल है या जो भी उसका लिरिक है ना उसका हैशटैग बना रहे होंगे। तो जैसे ही लोग सर्च करेंगे ना तो अपनी चीज़ें भी वहाँ पे दिखती है, तो ये इंडेक्सिंग की तरह होती है। नेक्स्ट आता है सर्चिंग। हम जो सर्च करते हैं वो सर्चिंग कहलाता है। सर्चिंग में तो आपको पता ही सर्च करना होता है ना, तो ये हो गया। अब सर्चिंग के अंदर जो बात हो रही है वो हो रही है सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन क्या होते हैं, देखो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन और ब्राउजर में ये डिफरेंस होता है, सर्च इंजन में सर्च बार बनी होती है जिसमें मैग्नीफायर होता है। अब ये जो है ये गूगल सर्च इंजन है, ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.duckduckgo.com। देखो ये सर्च इंजन है। ये अपने इंडिया में तो गूगल ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये डकडकगो भी एक टाइप का सर्च इंजन है, देखो जो गूगल की तरह ही दिखता है, लेकिन बस हम लोग यूज़ नहीं करते तो हमें पता नहीं है। तो ये भी एक टाइप का सर्च इंजन है, आप इसको देख लो। तो एक हमें गूगल के बारे में पता चला सर्च इंजन, दूसरा ये हो गया डकडकगो। तीसरा आएगा ask.com। तीसरा वाला मैं बताऊंगा आस्क। ये डकडकगो खुल रहा है जब तक मैं तीसरे वाले पे जाता हूं। मैंने यह लिखा www.ask.com। तो ये भी एक देखो गूगल की तरह ही सर्च इंजन है, ask.com। ये पहले बहुत चलते थे, ये देखो आस्क है ना, मैग्नीफायर बना हुआ सर्च बार की तरह है ना, सर्च कर सकते हैं। ये डकडकगो, ये देखो ये भी सही है। तो एक गूगल हो गया, दूसरा डकडकगो हो गया, तीसरा आस्क हो गया। चौथा मैं यहाँ पे लिखता हूँ याहू का नाम सुना होगा तुमने, yahoo.com। पहले याहू की मेल आईडी भी बनाते थे लोग, याहू मेल। अभी जैसे जीमेल बनता है ना वैसे पहले याहू मेल बनाते थे लोग। तो ये yahoo.com भी अभी आने वाला है। तो ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन अलग होते हैं ब्राउजर से, ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन होते हैं, ध्यान रखना। तो ये तकरीबन 4-5 अपन ने क्या पढ़ लिए, सर्च इंजन। इसमें भी आप चीजें सर्च कर सकते हो। वो गूगल क्या है, गूगल क्रोम के अंदर खुलता है ना, इसलिए गूगल का नाम आता है। बाकी आप गूगल में आस्क भी खोलो, गूगल में डकडकगो खोलो, गूगल में एक बिंग और आता है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बिंग होता है, bing.com। ये देखो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये देखो ये बिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो ये भी एक टाइप सर्च इंजन ही है। तो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल है, आप ये 4-5 नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है विकीपीडिया। अगर आपसे कोई पूछे विकीपीडिया क्या होता है तो मैं बताऊं आपको, विकीपीडिया एक टाइप का शब्दकोश, डिक्शनरी होती है ना वेस्ट टाइप की होती है, विश्वकोश दे रखा है। इसमें क्या होता है, हर एक इंसान की जो फेमस है ना उसकी बायोग्राफी मिलती है। हर चीज की आपको वहां पे क्या मिलेगी, बायोग्राफी मिलेगी। जैसे मान लो तुमको है ना किसी पॉलिटिशियंस या किसी एक्टर एक्ट्रेस की पूरी बायोग्राफी जाननी है तो आप विकीपीडिया पे जाओ, उसका नाम सर्च करो, वहाँ पे आपको पूरी बायोग्राफी मिलेगी। APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपको पढ़ना है, आप वहाँ जाकर के पढ़ो। खान सर है, उनके बारे में पढ़ना है, आप वहाँ जाकर के पढ़ो। जितने भी फेमस लोग हैं ना, एक्टर भी है वहाँ पे, पॉलिटिशियन भी है वहाँ पे, नेता लोग, ये जितने चले गए ना, महात्मा गांधी का लिखोगे तो मिलेगा, भगत सिंह का लिखोगे तो मिलेगा। तो वहाँ पर आपको सबके बारे में डीपली पता चलेगी, उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली, उनका पुराना नाम क्या था, पूरा। तो विकीपीडिया वो वेबसाइट है, ठीक है ना। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इंसान फेमस हो जाए ना वो विकीपीडिया पे अगर आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट अब हमारा आता है ईमेल। क्या आता है अब हमारे पास में, ईमेल। तो यहाँ पे आपको ईमेल करना सिखाया है क्या, तो मैं ईमेल करना सिखा देता हूँ, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 1-2 टॉपिक और बचे रहेंगे तो अभी इसको फिनिश ही कर ही देता हूँ मैं। तो अब मैं चल रहा हूँ ईमेल की तरफ। तो देखो ईमेल जैसे इंटरनेट था ना, इंटरनेट नहीं दिखता ना, वैसे ईमेल भी कभी नहीं दिखता है। ईमेल एक सर्विस है। ईमेल को देखना है तो जीमेल पे जाना पड़ेगा। जीमेल कंपनी है जो मेल बनाने का काम करती है। तो ये रही गूगल कंपनी का जीमेल है। गूगल जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल,
अब हम मेल कैसे करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छा एक अचीवमेंट है कि आपसे लोग पूछेंगे कि तुझे मेल करना आता है क्या, तो अभी सीख लो ताकि आप वहाँ पे हाँ बोलो। जीमेल पे क्लिक करना। जीमेल पे जाने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जीमेल की आईडी जैसे मेरी लॉगिन है ना, तो ये खुल रही है। अदरवाइज वो क्या, वहाँ पे ऑप्शन आता है लॉगिन का और क्रिएट अकाउंट का। तो सबकी बनी हुई होती है जीमेल, तो जिसकी बनी हुई है अच्छी बात है, जिसको नहीं बनी हुई मुझे बोलना, मैं बनाना सिखा दूंगा। आज तो मैं ये बता रहा हूँ मेल कैसे करते हैं। ये जीमेल का डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है जीमेल का। अब इसमें आपको मेल करना है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, कंपोज बटन पे क्लिक करना है। ये कंपोज बटन आपको मेल के लिए यहाँ पे राइट साइड में एक छोटी सी विंडो ओपन करके देगा। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करोगे, आप फोन में भी जीमेल लॉगिन करा हुआ है ना हमारे पास में, खोलोगे ना तो कंपोज ऊपर ही होता है। क्लिक कर देने का, क्लिक करते ही यहाँ पे अभी ये खोल देगा। तो ये जैसे ही कंपोज खोलेगा ना, जैसे फोन करने के लिए सामने वाले का नंबर होना चाहिए, वैसे मेल करने के लिए सामने वाले की मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर जब कभी भी किसी को मेल कर रहे हो तो उसकी मेल आईडी हमारे पास में होनी ही चाहिए। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, एक बार हो जावे, फिर देखो वो फेज कंप्यूटर वाली मेल आईडी पे मैं मेल करता हूं, और वो मेरे कंप्यूटर में लॉगिन है, तो जो मेल करूंगा ना मुझे मिलेगा। तो आप लोग भी ट्रायल करना। आप क्या करना, उस मेल पे मुझे मेल करना। क्या लिखोगे, पहले कंपोज पे क्लिक करा, फिर टू पे, वहां पे एक टू का ऑप्शन आएगा, फेज कंप्यूटर स्कूल @gmail.com लिखा, देखो ये आ गया। अब देखो टू लिखा हुआ ना, टू में हमारे को डायरेक्ट सामने वाले की मेल आईडी टाइप करनी है। तो मैं फेज कंप्यूटर की मेल आईडी टाइप कर रहा हूँ। ये देखो पहले से टाइप करी हुई पड़ी है, तो दिख रही है, दिख रही है, फेज कंप्यूटर स्कूल @gmail.com। अब एक के साथ में आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं खुद को भी मेल कर रहा हूँ, तो मैंने आसिफ लिख लिया मेरा नाम। ठीक है, मेरी एक और मेल आईडी है, ये 3 मेल आईडी मैंने ले लिया। आप ऐसे खूब सारी मेल आईडी ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आप इसी मेल की कॉपी भेजना चाहते हो किसी को, तो यहाँ पे उसकी मेल आईडी लिख लो। तो मैं ये सीएससी वाली यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आता है बीसीसी। एग्जाम में ये पूछते हैं दोनों। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे आप वो मेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे आप वो मेल आईडी लिखेंगे जो इसको और इसको नहीं पता हो, सिर्फ भेजने वाले को पता हो। बी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने इसको भी मेल किया है। ठीक है, और सब्जेक्ट में जो मेल का सब्जेक्ट होता है ना, जैसे मान लो मैं क्या भेज रहा हूं, तो मैं इनको भेजता हूं सब्जेक्ट में मैंने बोला कि भाई RSCIT नोट्स भेज रहा हूं मैं, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया। फिर ये होता है हमारा मैसेज का एरिया। इसमें मैंने ये सिग्नेचर बना रखा है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये सब लिख रखा है। ये सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, लोगों को कैसे लगाते हैं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर यहाँ पे आपको मैटर लिखना पड़ता है, डियर सर काइंडली फाइंड अटैचमेंट। यानी जब भी आप कुछ मेल करो ना, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ कुछ अटैच करके भेजते हैं। अटैच का मतलब PDF भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, या कोई ऐसी फाइल भेज रहे हैं नोटपैड वर्डपैड की। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये रहा अटैचमेंट का आइकन। ये अपने फ़ोन में भी आता है इसको। मैं यहाँ पे अटैच पे गया, अटैच पे क्लियर करते ही ये मेरे को गैलरी में ले गया, मेरे कंप्यूटर की गैलरी में। जाते ही मेरे को कोई नोट्स भेजने हैं, तो मैं देखता हूँ कोई नोट्स चीज़ पड़ी है क्या मेरे पास। तो मेरे पास क्या पड़ा है, मेरे पास ये RSCIT का क्वेश्चन पेपर पड़ा है, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये देखो अपलोड हो रहा है ना, अपलोड हो रहा है। अब अपलोड होने के बाद में, अब जैसे ही मैं मेल करूँगा ना, तो सामने वाले को मेल मिलेगा। बस ये सेंड बटन दबा दो। जैसे ही आप सेंड बटन दबाओगे, देखो इसमें खास क्या था, एक तो टू था जिसको भेज रहे वो, CC कार्बन कॉपी और BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और एक था सब्जेक्ट, और एक था मैसेज वाला, और ये सिग्नेचर है। बस इसको सेंड कर दो। ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडिंग, और ये सेंड हो गया। ये देखो मेरे को मिल गया, ये रिसीव हुआ ना, देखो मी आ रहा है, मी लिखा हुआ RSCIT नोट्स। अब जिसको रिसीव हुआ है ना, वो ऐसे खोलेगा इसको, तो ऐसा लिखे मिलेगा कि डियर सर काइंडली फाइंड अटैचमेंट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। और मैं देखूँ क्या भेजा है। अच्छा, इसने कुछ भेजा है, इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो ये फाइल प्रोटेक्टेड है। तो अब है ना, देखो मेरी मेल आईडी से भेजा है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा, देखो
मैंने एक तो 2 में फेज कंप्यूटर डाला था, आसिफ डाला था, और BCC मुझे दिखा रहा है क्योंकि मैंने भेजा है, लेकिन मैंने फेज कंप्यूटर वाली खोलता हूँ। मेरे इसमें लॉगिन है क्या? इसमें लॉगिन नहीं है, इसमें नहीं है लॉगिन। मैं फेज कंप्यूटर खोलता है ना तो उसमें मुझे है ना वो नहीं मिलता, BCC वाले का नाम नहीं मिलता, ठीक है ना। बस ये होता है मेल करने का तरीका। तो आप लोग खुद से मेल करें, मेरे को है ना नाम से मेल आने चाहिए कि भाई IM साहिबा, IM किरण, तो मुझे पता चलेगा कि तुमको मेल करना आया है। अभी घर जाकर के मुझे मेल करना, तो ये मेल करने वाला काम हो गया। अब इस पूरे चैप्टर में मेल के स्टेप्स बता रहे कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये सब मैंने बता दिया। अब क्या बचा है पता है? अब सिंपली हमारे पास में लास्ट एंड फाइनल जो बचा है वो ये बचा है कि www.rajasthan.gov.in क्या होता है। तो मैं ये खोल रहा हूँ, www.rajasthan.gov.in। तो कोई तुमसे पूछे कि राजस्थान gov.in क्या होता है, तो ये एक राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है ना, ये राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसमें राजस्थान अपने राजस्थान गवर्नमेंट के काम बताते हैं। आपको कोई भी काम वाम करने हो तो कुछ एक काम होते हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट के अगर अपने को करवाने हैं तो वो अपन को इस वेबसाइट पे जाना है ना, अपने स्टेट की वेबसाइट है ये। फिर आता है आरपीएससी का क्या पूछते हैं, ये जो राजस्थान वाली है ना इसके अंडरलाइन कर देना, इसका URL पूछते हैं कि भाई राजस्थान की वेबसाइट का URL क्या है, तो अंडरलाइन कर देना। पेपर में क्या होगा ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर gov.in लग रहा है ना, कईयों में हटा देंगे, गलत ऑप्शन डाल देंगे, कुछ में कुछ डाल देंगे, तो gov.in वहाँ पे लिखा हुआ होगा। फिर आता है आरपीएससी सबको पता है, ये एक डिपार्टमेंट है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जो भी अपने राजस्थान में वैकेंसियाँ निकलती है ना, जैसे रीट की निकली, पटवारी की निकली, तो आरपीएससी उसकी नियुक्ति करवाता है। यानी कि उसके पेपर कौन बनाएगा, आरपीएससी, उसकी चेकिंग कौन करेगा, आरपीएससी। अगर मान लो उसमें गलत क्वेश्चन है या कुछ भी अगर लोग है ना ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो उसका सॉल्यूशन आरपीएससी ही करेगा। जैसे हम लोग राजस्थान बोर्ड से पढ़े तो हमारी मार्कशीट में कुछ भी कुछ है तो हम राजस्थान बोर्ड की तरफ ही जाएंगे ना। वैसे के वैसे एग्जाम होते हैं सरकारी नौकरियों के, तो वो आरपीएससी कराता है। तो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और एक होता है यूपीएससी जो कि IAS और RS वाला होता है। नेक्स्ट आता है आरटीई सभी को पता है। आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। ये वो चीज़ है जिसके अंदर बच्चे फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ये वो है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। ये आपका चैप्टर 4 फिनिश हो गया। आरटी क्या होता है सुनो। आरटी का जो मोटिव है ना वो ये है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, कम फीस में या बिना फीस में, बिल्कुल फ्री में पढ़ें। तो आरटी गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिन्होंने निकाल रखा है, उसमें इन्होंने ऐसा प्रावधान दे रखा है कि स्कूल को 25% बच्चे फ्री पढ़ाने हैं। अब 25 बच्चे फ्री पढ़ाने से मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आज 2 कैटेगरी में चल रहा है, एक तो नर्सरी में एडमिशन होता है और एक शायद फर्स्ट में होता है। नर्सरी और फर्स्ट में एडमिशन होता है। अब इसकी गणित क्या है वो समझो। जैसे किसी स्कूल के अंदर नर्सरी में फीस वाले बच्चे हैं, वो कितने हैं, नर्सरी में फीस वाले बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, 12 बच्चे फीस देके पढ़ रहे हैं। तो इसमें रेशो ऐसे होता है 4 बच्चे पे 1 बच्चा फ्री पड़ेगा, 4 बच्चे पे 1 बच्चा फ्री पड़ेगा, 4 बच्चे पे 1 बच्चा फ्री पड़ेगा, और 4 बच्चे पे 1 बच्चा फ्री पड़ेगा। यानी कि 12 बच्चे पे कितने बच्चे फ्री पड़ेंगे, 4 नहीं 3 4 किया 12। तो अगर किसी स्कूल के अंदर 12 बच्चे फीस देके पढ़ रहे हैं और आपका बच्चे का नंबर वहाँ पे 3 नंबर आता है तो वो पढ़ाएगा। अब मान लो आपके बच्चे का नंबर आ गया 4, अब उसके पास में फ्री वाले पैसे वाले तो 12 ही पढ़ रहे थे, तो वो आपको होल्ड पे रखेगा। वो क्या बोलेगा कि भैया आपको बताएंगे थोड़े दिन में मेरे को। अब उनके और एडमिशन अगर हो जाते हैं, अगर मान लो उनके पास 15 एडमिशन हो गया, 16 एडमिशन हो जाते हैं, तो ही वो आपके बच्चे को लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, तो ये गणित होती है। अब तुमने देखा होगा कई जगहों पर ना 10वें नंबर आने पर भी बच्चा ले लिया जाता है, तो इसका मतलब है वहाँ पे 40 बच्चे ऑलरेडी फीस देके पढ़ रहे हैं। जब 40 पढ़ रहे हैं तो 40 का मतलब हो गया ना 4 × 10 है ना, हो गया। तो वो 10 बच्चों को फ्री पढ़ा सकता है। अब 11वां बच्चा आया तो वो नहीं लेगा, फिर वो 44 होने का वेट करेगा, 4 होंगे तो ही पढ़ाएगा। तो कई स्कूल में बच्चे अगर 12 है 13 है और हमारे बच्चे का नंबर 4था 5वां है तो हम उनसे बहस नहीं करें, क्योंकि हमें ये गणित पता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बात पता चल गई।
और जिसमें ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, 50-60 पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर 10वां 11वां नंबर आ रहा है तो हमारे बच्चे को वो ले लेगा। पहला तो ये था। दूसरा ये था 360 रेडियस देखा जाता है। 360 रेडियस का मतलब है कि आपकी जो स्कूल है वो आपके नगर में आती है क्या। अगर वो 3 किलोमीटर की रेडियस में आ रही है तो आप वहाँ पे एडमिशन वो ले लेंगे, और अगर वो आपके रेडियस में ही नहीं आ रही है तो वो आपको नहीं लेंगे। वो प्रायोरिटी पहले लोकल को देते हैं, पास किसके पड़ेगा। तो एक तो रेडियस देखते हैं, एक बच्चे पेड़ देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, तब जा कर के वो हमारे बच्चे को लिया जाता है। तो ये आरटी की गणित थी। ये हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो गया। ठीक है, इसका आप लोग, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है पूरा।